वंदे भारत की शान। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने लगाई गेहूं पर स्टॉक लिमिट। खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत केंद्रीय पूल से 15 लाख टन गेहूं बेचने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हर पंचायत में बनेगा वेदर स्टेशन। देश भर के किसानों को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स के दायरे में विस्तार। पैक्स केंद्रों पर खाद और कीटनाशकों की बिक्री के साथ उर्वरक छिड़काव के लिए मिलेगा ड्रोन। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 31 मार्च 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। सरकार ने ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत पहले चरण में थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। अब कोई भी व्यापारी 3000 टन तक गेहूं का स्टॉक रख सकता है। वहीं खुदरा विक्रेता प्रत्येक खुदरा गोदाम में 10 टन का स्टॉक रख सकते हैं। सरकार ने ये स्टॉक सीमा 31 मार्च 2024 तक लागू की है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश में खाद्य सुरक्षा और मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर रोक लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने गेहूं का स्टॉक लिमिट तय किया है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक कारोबारियों, रिटेलरों और प्रोसेसरों पर लागू होगा। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती तुअर और उड़द दाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। केंद्र ने राज्य सरकारों को तुअर और उड़द दाल की कीमतों पर लगातार नजर रखने और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने 2 जून को दालों की जमाखोरी और संदिग्ध सट्टेबाजी को रोकने के लिए 31 अक्टूबर तक तुअर और उड़द का भंडार रखने की सीमा तय कर दी थी, जिसके तहत थोक विक्रेताओं पर 200 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई, जबकि खुदरा विक्रेताओं पर 5 टन की सीमा तय की गई है। दरअसल साल 2023 में अरहर और उड़द दाल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद सरकार ने कीमतों पर नकेल कसने के लिए कई फैसले किए हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गई है, ताकि किसानों को बीमा क्लेम मिलना आसान हो सके और कंपनियों की मनमानी पर रोक लग सके। कई बार एक ब्लॉक में मूसलाधार बारिश होती है और दूसरे में नहीं। ऐसे में नुकसान का सर्वे करवाना और बीमा मिलना कठिन हो जाता है। लेकिन अब सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि किस ग्राम पंचायत में बारिश हुई और किस में नहीं, इसकी सटीक जानकारी मिल जाए। इसके लिए फसल बीमा में कवर राज्यों के हर ब्लॉक में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और हर इंश्योरेंस यूनिट यानी हर ग्राम पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे। वेदर स्टेशन लगाने की योजना का नाम विंड्स यानी वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क और डेटा सिस्टम है, जिससे फसलों पर जोखिम की सटीक जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार देश भर में मौजूद 1 लाख पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में फसलों के लिए खाद कीटनाशक बिक्री के साथ ही उसके छिड़काव के लिए ड्रोन बिक्री भी शुरू कर रही है।
साथ ही सरकार की ओर से ऐसे पैक्स को चिन्हित किया जाएगा जो सक्रिय नहीं हैं और उन्हें खुदरा ड्रोन विक्रेता के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के दायरे में लाया जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया के साथ हुई बैठक में पैक्स को लेकर कई फैसले किए गए हैं, जिनमें निष्क्रिय पैक्स के सही इस्तेमाल पर जोर दिया गया और कहा गया कि पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के दायरे में लाया जाएगा। देश भर में किसान खरीफ की तैयारी में जुट गए हैं। बीज और खाद की खरीदी शुरू भी हो गई है। देश भर में बुआई के लिए जमीन तैयार की जा रही है। हालांकि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के आने में विलंब होने और मानसून पूर्व की वर्षा कम होने से देश में खरीफ फसलों की बिजाई प्रभावित होने की आशंका है। अधिकांश बांधों एवं जलाशयों में जल स्तर घटकर काफी नीचे आ गया है, जिससे कई इलाकों में खेती के लिए पानी का संकट उत्पन्न होने लगा है। मौसम विभाग ने देश भर में अगले सप्ताह बारिश के दस्तक देने की संभावना जताई है। तापमान कम नहीं होने से किसानों को खरीफ की फसल के लिए खेत तैयार करने में परेशानी हो रही है। फिलहाल ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको खेती के सिकंदर में आज एक ऐसे गांव लेकर चलेंगे जहां खेती के दौरान ना तो किसी तरह का कोई रसायन इस्तेमाल होता है और ना ही किसी तरह का कोई रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल होता है। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश भर में ऐसे कई किसान हैं जो रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर प्राकृतिक खेती करने की कहानी कम ही सुनने को मिलती है। खेती के सिकंदर में आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना के एक छोटे से गांव, जहां किसानों ने सामूहिक तौर से प्राकृतिक खेती कर एक मिसाल पेश की है। ये तेलंगाना के जनगांव जिले का छोटा सा गांव इनाबावी है, जो जीरो बजट फार्मिंग की मिसाल बन गया है। इस गांव में रहने वाले सभी किसान मेहनत के अलावा बिना किसी निवेश के फसल उगा रहे हैं और धरती को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से बचा रहे हैं। वैसे तो सरकार ने इस गांव को साल 2016 में ही रसायन मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन 20 साल पहले इसी गांव में रहने वाले पुन्नम मल्लैया ने प्राकृतिक खेती को लेकर एक अलख जगाई थी, जिसे उनके बाद उनके बेटों और पोतों ने अब भी कायम रखा है। पुन्नम मल्लैया के परिवार के साथ साथ गांव के सभी 55 परिवार आज बिना किसी रसायन का इस्तेमाल किए नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। మా నాన్న పున్నం మల్లయ్య గారు వాళ్ళ బిడ్డని నేను అయితే మా తాత అప్పుడు సేంద్రియ వ్యవసాయం చేశారంటే అప్పుడు ఈ ఎరువులు ఏం లేకుండే కదా, పశువుల పేడతోటి ఆకు అవన్నీ వేసి వ్యవసాయం చేసేవారు. దాన్ని బట్టే మా నాన్న కూడా అట్నే చేసిండు. మేము కూడా కొద్దిగా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కూడా మా నాన్న చెప్పిన మాటల్లో మేము కూడా నడుస్తున్నాం అట్లే. మా నాన్న చేసిన సేంద్రియ వ్యవసాయం పద్ధతి ప్రకారంగానే మేము కూడా ఇట్లా చేసుకుంటే మన ఆరోగ్యాలు మంచిగా ఉంటాయి అని చెప్పేవాడు. అట్లాగే మా ఊర్లో అందరూ 55 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ సేంద్రియ వ్యవసాయమే చేస్తుండ్రు. బయట రసాయన ఎరువులు వాడకుండా మా దగ్గర ఉన్న పశువుల పేడతోటి కోళ్ళ ఎరువు, గొర్రెల ఎరువు, ఈ వావిలాకు, చిలుపొక్కాకు, తంగడాకు అవన్నీ వేసి చేసేవాళ్ళం. చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా. ఈ ఎరువులు బెడ్లు కట్టించిండ్రు మాకు, ఎర్రలతోటి కూడా ఎరువు తయారు చేసుకున్నది. ఈ టమాటా చెట్లకు, కూరగాయ చెట్లకు అవి వేసుకునేది.
हैदराबाद से 85 किलोमीटर दूर स्थित इस रसायन मुक्त गांव एनाबावी में घुसते ही पत्थर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है केमिकल फ्री गांव। इसे तेलंगाना का पहला जैविक गांव भी कहते हैं। पहले इस गांव के किसान फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों से लेकर कीटनाशकों का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे रसायन के इस्तेमाल से खेतों में उपज कम होने लगी। केमिकल के दुष्प्रभावों को देखते हुए गांव के सभी किसानों ने साथ मिलकर प्राकृतिक खेती करने का फैसला किया। ఇక్కడ చాలా రకరకాల పురుగు మందులు అడుగు మందులు బాగా పెట్టుబడులు పెట్టి లాస్ అయ్యేవాళ్ళు. ఆ దాన్ని అధిగమించాలనుకుంటే సేంద్రియ వ్యవసాయంలోకి రావడం జరిగింది. ఏంటంటే అప్పుడు బాగా మందు సంచులు పురుగు మందులు వాడి రైతులు బాగా లాస్ అయ్యారు. దాంతోపాటు ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయంలో కన్వర్ట్ కావడం జరిగింది. సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని సవాళ్ళు కొన్ని సమస్యలు ఎదురైనాయి. ఏంటంటే భూమికి బాగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి రసాయనిక ఎరువులు పురుగు మందులు వాడి అలవాటు పడ్డది కాబట్టి ఈ మనం వేసే సేంద్రియ ఎరువులు భూమికి సరిపోక దిగుబడి అనేది తక్కువ వచ్చింది. అట్లా 3 సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా వేయడం వల్ల ఆ భూమిలో భూసారం పెరిగి దిగుబడి పెరిగింది. ఈ విలేజ్లో 80 విలేజ్లో 55 కుటుంబాలతోటి చేసి హైదరాబాద్లో సహజారం, తర్వాత సేఫ్ హార్వెస్ట్, డక్కన్ ముద్ర, తర్వాత కాటన్ పర్చేసింగ్కి వచ్చేసి మల్కా కంపెనీ వారితో టైఅప్ చేసుకొని మార్కెట్లో ఉన్న రేటు కంటే మినిమం 15% ఎక్సెస్ రైతుకు బెనిఫిట్ జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే 3 లాభాలు. ఒకటి ఆరోగ్యంగా ఉండడం, రెండోది పెట్టుబడి తగ్గించుకోవడం, మూడోది పండిన పంటను एनाबावी गांव के किसान गिरी बाबू कहते हैं कि स्थानीय रासायनिक खाद और कीटनाशकों के डीलर पहले उनका मजाक उड़ाते थे। खेती से जुड़े अधिकारी भी कहते थे कि नीम, गाय का गोबर और गोमूत्र कभी महंगे रसायनों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन गिरी बाबू ने पुन्नम मलैया के बताए प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया और एक सफल किसान बन गए। अब गिरी बाबू इलाके में रासायनिक खेती छोड़ने की इच्छा रखने वाले किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ఈ ఎనబావి విలేజ్ పూర్తిగా కెమికల్ ఫ్రీ విలేజ్ కావడానికి చాలా సంవత్సరాల కృషి ఉంది. దీంట్లో 2000 సంవత్సరంలో రెడ్ హెయిరీ కాటర్ పిల్లర్ లైట్ డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఊర్లో ఉన్న రైతులందరికీ ఈ ఏదైతే బొంత పురుగు ఉందో బొంత పురుగు నిర్మూలన చేయడం వల్ల ఈ ఊర్లో కూడా రైతులందరికీ ఒక నమ్మకం వచ్చింది. एनाबावी तेलंगाना के जनगांव जिले का सूखा प्रभावित इलाका है। इसके बावजूद यहाँ धान, गेहूं, बाजरा, कपास, दलहन, तिलहन के अलावा तमाम तरह की सब्जियां और फल पैदा होते हैं। एनाबावी गांव के किसान पहले अपने खाने भर का अनाज भी पैदा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ज्यादा मात्रा में अनाज और फल पैदा कर रहे हैं और जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। అయితే ఇక్కడ వాటర్ తక్కువ, ఆ తక్కువ ఉన్న వాటర్ను తట్టుకునే వంగడాలను వేసుకుంటా మార్కెట్లో పంట పండించి మార్కెట్లో నిలదొక్కుంటాను. అయితే తక్కువ వాటర్ తోటి వ్యవసాయం చేసేందుకు దానికి అనుకూలమైన పంటలనే ఎంచుకుంటాను. పంటలు ఎంచుకొని ఆ వచ్చిన ఆ పంటతోటి మార్కెట్ చేస్తాను. అయితే ఇక్కడ వాటర్ తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి కూరగాయలను ఎక్కువ పండించి బయటికి హైదరాబాదు, సింగపూరు మార్కెట్ చేసినాము. అయితే వ్యవసాయంలో పంటలు ఎక్కువ పండించేందుకు చాలా ప్రయత్నం చేస్తాను. మార్కెట్ సుధా బాగానే ఉంటుంది, ఇప్పటి వరకు అయితే మంచిగా నడుస్తుంది. బయట మార్కెట్ కంటే మేము పండించిన వాటికి రేట్ ఎక్కువ వస్తుంది. నాణ్యతతోటి పండిస్తున్నాం కాబట్టి రేట్ ఎక్కువ ఉన్నది. దిగుబడి సుధా ఎక్కువ వచ్చే ప్రయత్నమే చేస్తాను. पहले यहाँ हर किसान के ऊपर कर्ज था, लेकिन अब किसी के सर पर कर्ज नहीं है, क्योंकि फसल के लिए मेहनत के अलावा कोई लागत नहीं लगती। बीज बोने के बाद बाजार से खाद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। स्थानीय तौर पर मिलने वाले नीम के बीज कीटनाशकों का काम करते हैं। कीड़ों को पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है।
मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए साल में कई फसलें लगाई जाती हैं। रसायन मुक्त खेती अपनाने के बाद धान, गेहूं, बाजरा, कपास, मिर्च, दलहन, तिलहन के साथ साथ फलों की भी बागवानी हो रही है। किसानों की उपज स्थानीय बाजारों से लेकर सिंगापुर और हैदराबाद तक पहुंच रही है। मांग काफी ज्यादा रहती है, इसलिए अब किसान पहले से तय करते हैं कि कौन क्या और कितना उगाएगा ताकि मांग की पूर्ति हो सके। వరి వెజిటేబుల్ కందులు రాగులు అవన్నీ పంపించే సింగపూర్ మేము అంటే బయట ఉన్న ధర కంటే మాకు గిట్టుబాటు ధరనే కట్టించేవాళ్ళు వాళ్ళు కేజీకి 40 ఇక్కడ 30 ఉన్నా కానీ మాకు 40 కట్టించేవాళ్ళు। एनाबावी गांव के किसानों के मुताबिक खेतों में रसायन के बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही थी, इसलिए इन लोगों ने प्राकृतिक खेती को अपनाना आवश्यक समझा। कमाल की बात है कि यहाँ के किसान खेती को राष्ट्रीय विषय मानते हुए ये कहते हैं कि अगर किसान रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ఫర్టిలైజర్ వేయడం వల్ల రైతుకు ఎకనామికల్ లాస్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా లాస్, లక్షల కోట్ల లాస్। ఎందుకంటే జనాలకు ఏం తెలుసు, ఓపెన్గా జనాలకు 300 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ యూరియా అనుకుంటారు, అది 2000 రూపీస్ అబౌవ్ ఉంటుంది ఒక బ్యాగ్ ఓపెన్ మార్కెట్। అంటే ఫర్ బ్యాగ్ మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2000 ఇస్తుంది కంపెనీకి, ఆ విషయం రైతులకు తెలియదు। ఒక ఎకరంలో కనీసం రైతులు 3 యూరియా బ్యాగులు వేస్తారు, అంటే 6000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి లాస్। డిఏపి మీద సుమారు 2000 అబోనే, పొటాష్ में भी नियर 2000, పొటాష్ 1 బ్యాగ్, డిఏపి 2 బ్యాగ్, 224 to 6 ఫర్ ఎకర్లో కనీసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు 12,000 రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తుంది फर्टिलाइजर कंपनी की। प्राकृतिक खेती को लेकर एनाबावी गांव को एक मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। गांव के लोगों का कहना है कि सिर्फ एक गांव या जिले के किसानों के करने से कुछ विशेष असर नहीं होगा। बदलाव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलकर काम करना होगा, जैसे कि एनाबावी गांव के किसान करते हैं। स्थानीय स्तर पर भी किसानों को इस तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक या प्राकृतिक खेती करें। मंडी.com के लिए तेलंगाना में जनगांव से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। इस शानदार कहानी के बाद अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे एनसीडीएक्स की पाठशाला में। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है एनसीडीएक्स पाठशाला का। एनसीडीएक्स पाठशाला में आज एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव आपको बताएंगे आसान भाषा में वायदा बाजार का ज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीडीएक्स की पाठशाला में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो कि बहुत चर्चित है, बट शायद जिसकी जानकारी आज भी लोगों के पास सीमित है। और हम बात करेंगे वायदा बाजार की। जब भी हम वायदा बाजार की बात करते हैं तो बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, या बहुत तरह के कन्फ्यूज़न है, या बहुत तरह की ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक इजी लैंग्वेज में मैं आज
बताना चाहूँगा कि वायदा बाजार क्या होता है और किस तरीके से जो भी कमोडिटीज़ में ट्रेड करने वाले लोग हैं या फार्मर्स हैं जो उस कमोडिटी को उगाते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेड करके और बिना ट्रेड किए भी। वायदा बाजार एक तरह का वायदा का एक सौदा होता है जिसमें एक नेशनल लेवल की एक्सचेंज पे एक कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कमोडिटीज़ का पहले से जो कि डिफाइन होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट कहाँ के लिए ट्रेड हो रहा है, कमोडिटीज़ कौन सी क्वालिटी की ट्रेड हो रही है, एक्सचेंज पे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लॉन्च किया जाता है। और ये एक नेशनल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे पूरी कंट्री के बायर और सेलर डिमांड सप्लाई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी समझ के हिसाब से, मार्केट की समझ के हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक आने वाली समय में उस कमोडिटी का क्या प्राइस रहेगा इसको डिसाइड करते हैं। नॉर्मली ये वायदा व्यापार कैरी के बेस पे काम करता है कि अगर आज हाजिर में किसी कमोडिटी का भाव 5,000 है तो 2 महीने के बाद उसका भाव क्या होना चाहिए इसके हिसाब से डिसाइड करता है। और चूँकि ये प्राइस एक नेशनल लेवल पे ओपन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो जो भी वायदा में प्राइस है उनको बहुत ही बेंचमार्क प्राइस माना जाता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट माना जाता है और उसके बहुत मल्टीपल यूजेस भी होते हैं। और जितने भी वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं उस प्राइस का रेफरेंस लेते हैं, उस प्राइस को ट्रेड करते हैं, हेजिंग करते हैं, अपना प्राइस रिस्क मैनेज करते हैं। तो ये हुआ एक सीमित शब्दों में कि वायदा बाजार क्या होता है। अभी हम बात करते हैं कि वायदा बाजार को किसान कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए, यूजुअली वायदा का जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत सारी कमोडिटीज़ में, अगर हम एग्रीजीन्स में बात करेंगे 4 से 5 महीने हम लॉन्च कर देते हैं और उस 4 से 5 महीने पहले एक प्राइस का सिग्नल आना शुरू हो जाता है। तो अगर जैसे हम आज की बात करें, कोई फसल किसान सोने की बुआई की डिसीजन लेता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि भाव क्या होगा उस टाइम पे। तो सबसे पहले किसान एक वायदा को देख के आइडिया लगा सकता है कि आज से 5 महीने के बाद इस कमोडिटीज़ में क्या ट्रेड हो रहा है, मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिमांड सप्लाई रहने के चांसेस हैं और उसी के हिसाब से मार्केट किस तरीके से भाव को देख रहा है 4 से 5 महीने के बाद। ये एक फर्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन है फार्मर के पास जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फसल लगाने से पहले। ये एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ कि किसान उस प्राइस को लॉक भी कर सकता है, उस प्राइस पे अपने कमोडिटी को लॉक कर सकता है और इंश्योर कर सकता है कि जब मैं अपनी फसल को मार्केट में लेके जाऊंगा तो मेरे को यही प्राइस मिलेगा। उसके लिए उसको वायदा में ट्रेड करना पड़ेगा। और ये प्राइस का जो रेफरेंस है, फार्मर्स एक टाइम नहीं, जब उसकी फसल बीच में है वो एक डिसीजन ले सकता है कि मेरे को आज हेज नहीं करना है तो कल कर सकता हूँ मैं, उसकी अपनी समझ के हिसाब से। या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो डिसाइड कर सकता है कि आज से 4 महीने के बाद का वायदा क्या चल रहा है तो मेरे को आज बेचना है या 4 महीने के बाद बेचना है। तो अगर उसको फसल रखनी भी है तो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी रहती है कि आगे के वायदे में मेरे को अच्छे प्राइस दिख रहे हैं तो मुझे अपना डिसीजन लेने में एक आसानी रहेगी। और उसके बाद फार्मर्स जब कितना बेचना है, कहाँ बेचना है, इसका भी डिसीजन वायदा के थ्रू ले सकता है कि अगर आज इस मंडी में ये प्राइस ट्रेड हो रहा है या उसके नियर बाई मंडी में ज़्यादा प्राइस ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, जो एनसीडीएक्स के बहुत सारे डिलीवरी सेंटर होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके भी वो डिसाइड कर सकता है कि कमोडिटी को कहाँ पे लेके जाना है और कितने दिन तक। सबसे ज़्यादा जरूरी है कब कौन सी फसल बोनी है, क्या प्राइस लॉक करना है और कब इसको बेचने का डिसीजन लेना है और साथ में उसको हेज भी कर सकता है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।